मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट का। अमेरिका का जो भौगोलिक संप्रदाय है, जो हमारे अमेरिका के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि 1950 के बाद भूगोल के क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट हुआ, उसमें अमेरिकन जियोग्राफर्स का और ब्रिटिश जियोग्राफर्स का बहुत बड़ा योगदान है। उसके पहले तो जर्मनी और फ्रांस के विद्वानों ने अपना, कह सकते हैं, प्रभुत्व स्थापित कर रखा था, लेकिन उसके बाद जो नाम आता है वो अमेरिका के और ब्रिटेन के जियोग्राफर्स का आता है। इसीलिए ये जो हमारा आज का चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें हम बहुत नए नए जियोग्राफर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर जियोग्राफर्स को हम देखें तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में, अगर इसकी हिस्ट्री देखें वहाँ की जियोग्राफी की, तो 1903 में शिकागो यूनिवर्सिटी में जो जियोग्राफी का पहला, एक कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, स्वतंत्र विभाग स्थापित हुआ। और इसके अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ? ये थे एक जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफर नहीं थे, जियोलॉजिस्ट थे, और R.D. सैलिसबरी, रोलिन डी सैलिसबरी। कुछ लोगों को हो सकता है जियोग्राफी में और जियोलॉजी में कन्फ्यूज़न होगा, उसी से कह सकते हैं। जियोग्राफी में भी कुछ जियोलॉजी की चीज़ें हम पढ़ते हैं, लेकिन जियोलॉजी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो, कह सकते हैं कि, भूगर्भ शास्त्र, पृथ्वी के अंदर की जो भी स्टडी है। भू मतलब पृथ्वी, गर्भ मतलब उसके अंदर जो भी इंटरनल की डीपली स्टडी होती है, उसकी जो कह सकते हैं ब्रांच है, या जो वो शाखा है, वो कहलाती है भूगर्भ शास्त्र, या इंग्लिश में कहें तो जियोलॉजी। तो ये एक जियोलॉजिस्ट थे सैलिसबरी महोदय, और इनकी अध्यक्षता में शिकागो यूनिवर्सिटी में 1903 में एक पहला डिपार्टमेंट बनता है, ठीक है, जियोग्राफी का। तो यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं रटना है, बस सिर्फ आपको इतना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर आप ब्रिटेन का भी हम लोग पढ़ चुके हैं स्कूल ऑफ थॉट, ये हम इस समय आखिरी स्कूल ऑफ थॉट पढ़ रहे हैं। तो अब जैसे फ्रांस का देखिए, फ्रांस में फ्रांस की जो भौगोलिक समिति, जो जियोग्राफिकल सोसाइटी है, वो सबसे पुरानी है। उसकी स्थापना 1821 में हुई थी। इसके बाद जो हम लोगों की बर्लिन की जियोग्राफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना संभवतः 1827 में हुई थी। और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन संभवतः 1830 में स्थापित हुई। और रूस वाली जो इम्पीरियल रशियन जियोग्राफिकल सोसाइटी है, ये 1845 में स्थापित हुई। तो इन चीज़ों को बताने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे ब्रिटेन का स्कूल ऑफ थॉट हो, चाहे लंदन का हो, वही मतलब ब्रिटेन का, और गलती से मुंह से लंदन मेरे निकल गया, ब्रिटेन का, और चाहे आप बर्लिन की जियोग्राफिकल सोसाइटी लें, तो इससे आपको एक हिंट ये मिल रहा है कि वो अमेरिका में जो जियोग्राफी की एज अ सब्जेक्ट पढ़ते लोग, हो सकता है लोग रहे हो पहले भी, लेकिन एज अ सब्जेक्ट व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल जो स्टार्टिंग हुई वो होती है 1900 के बाद से, ठीक है, उससे पहले नहीं। क्योंकि 1903 में पहली बार डिपार्टमेंट बना, स्वतंत्र विभाग। हो सकता है पहले क्या होता था कि जियोग्राफी को एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट ना मान के किसी डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया जाता था। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, यहाँ पर क्या था कि बहुत समय पहले जो डिपार्टमेंट बना, यहाँ का डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट 1948 के आसपास का है, स्वतंत्र विभाग। उसके पहले इकोनॉमिक्स के साथ अटैच था जियोग्राफी, मतलब इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट था, उसी के साथ जियोग्राफी भी पढ़ा दिया जाता था, स्वतंत्र विभाग नहीं था। तो इससे आपको एक ये हिंट मिल रहा है कि अमेरिका में जो जियोग्राफी की स्टार्टिंग हुई एज अ, कह सकते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित विषय के रूप में, वो बाकी सबसे लेट में होती है। मतलब ब्रिटेन की अगर हम बात करें, अगर हम फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें और रशिया की बात करें, तो इन सबसे लेट में होती है। लेकिन आपको ये चीज़ कहीं पर भी नहीं लिखनी है कि 1900 के पहले वहाँ भूगोल था ही नहीं, ऐसा नहीं है। भूगोल विषय था, लेकिन वो किसी विषय के साथ अटैच था, एज अ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स उसके नहीं थे। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हो गई, इतना आप लिख देंगे तो सफिशेंट रहेगा।
और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि अमेरिका में जो इम्पोर्टेंस है जियोग्राफी का वो ये है कि जो भी हमारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आए वो बेसिकली हमें अमेरिका में ही देखने को मिलते हैं। अब चलिए हम लोग जो जियोग्राफर्स हैं, हमारे इम्पोर्टेंट जियोग्राफर्स हैं, उनकी बात शुरू करते हैं, जिसमें कि हम लोगों के पहले जो जियोग्राफर हैं वो हैं अर्नाल्ड गुयोट महोदय। अर्नाल्ड गुयोट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें जानने वाली नहीं हैं। इनके बारे में सिर्फ आपको इतना जानना है कि अमेरिका में यूएसए में जियोग्राफी का प्रथम प्रोफेसर इन्हें माना जाता है और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ये जियोग्राफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बेसिकली रिटर के ये शिष्य थे, मतलब कि इनकी जो शिक्षा हुई थी वो रिटर महोदय, जो कि आप जानते ही हैं, जर्मनी के एक बहुत ही महान जियोग्राफर जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी माना जाता है, उनके सानिध्य में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और फिर ये एज अ प्रोफेसर इनकी नियुक्ति हुई। लेकिन इनकी नियुक्ति अगर आप ध्यान से देखें तो उस समय स्वतंत्र विभाग नहीं था जियोग्राफी का, ठीक है, किसी सब्जेक्ट के साथ अटैच रहा होगा, तो वहाँ पर इनकी नियुक्ति एज अ प्रोफेसर हुई थी। इसके बाद अगर हम इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स देखें तो इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स में द अर्थ एंड मैन, फिजिकल जियोग्राफी जैसी कुछ इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हमें देखने को मिलती हैं। और इनका जो मेन फील्ड था वो ऐसा माना जाता है कि फ़िज़िकल जियोग्राफी से ज़्यादा ये रिलेटेड थे। तो इनके बारे में इतनी चीज़ें सफिशिएंट हैं, ज़्यादा इनके बारे में हमें नहीं लिखना है। अब अगले जो हमारे जियोग्राफर हैं वो हैं आर.डी. सैलिसबरी, रॉलिन डी सैलिसबरी। आर.डी. सैलिसबरी, जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि शिकागो यूनिवर्सिटी में इन्हीं की अध्यक्षता में जियोग्राफी का प्रथम स्वतंत्र विभाग, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना होती है और ये उसके संस्थापक अध्यक्ष थे। और वहाँ पर ये फिर जियोग्राफी डिपार्टमेंट के भी हेड भी बने। और बेसिकली इनका भी जो फील्ड है वो ऐसा, अगर आप ध्यान से इनकी बुक्स पर फोकस करेंगे तो इनकी एक बुक है फिजियोग्राफी, तो इससे ये पता चलता है कि इनका भी जो मेन फील्ड था वो फिज़िकल जियोग्राफी से ही रिलेटेड था। और इनके बारे में भी हमें ज़्यादा नहीं जानना है फ्रेंड्स। जिसके बारे में ज़्यादा जानना होगा वो अभी नाम आपको आगे मिलेंगे, इसलिए रॉलिन डी सैलिसबरी और अर्नोल्ड गुयोट, ये दो नाम अभी हम लोगों ने देखे हैं। इनको आप बस हल्का सा बस देख लीजिए एक बार, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा नहीं हमें स्टडी करनी। इनकी स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्टार्टिंग के जियोग्राफर्स हैं। इन लोगों के कार्यों से जियोग्राफी की एक तरीके से शुरुआत हुई, नींव पड़ी अमेरिका में। तो बस इतना इन लोगों में सफिशिएंट है। अब यहाँ से नंबर 3 से आपका असली काम शुरू होता है, विलियम मॉरिस डेविस थर्ड। इनसे परिचय कोई आपको करवाने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी विलियम मॉरिस डेविस के बारे में निश्चित ही जानते होंगे। सबसे ज़्यादा फेमस हैं ये अपने अपर्दन चक्र को लेकर के, ठीक है। हम लोग फिज़िकल जियोग्राफी में जल्दी ही उस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक हिंट के रूप में बता दूँ कि डेविस महोदय का फील्ड तो आप जानते ही हैं। इनका फील्ड क्या है? इनका फील्ड है फिज़िकल जियोग्राफी। और इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो इन्होंने अपनी अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया, ठीक है। इसमें इन्होंने यह बताया था कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें कोई उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रमों द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। और इसमें इन्होंने 3 प्रकार की अवस्थाएं भी बताई थी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था जैसी अवस्थाएं बताई थी। और फिर इनके विरोध में फिर आगे चल के पिंक महोदय ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और फिर बाद में तब तो पिंक महोदय के सिद्धांत के आने के बाद तो सिद्धांतों का सिलसिला शुरू हो गया। जी.टी. हैग ने, मेरी मोरिसावा ने, किंग ने, शूम ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। लेकिन स्टार्टिंग अगर किसी विद्वान ने की तो वो विलियम मॉरिस डेविस महोदय ने की।
तो बेसिकली इनके बारे में आपको सिर्फ ये बताना होगा कि ये माने जाते हैं, सबसे फेमस हैं अपने इस सिद्धांत के लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यद्यपि पिंक और डेविस दोनों लोगों ने एक दूसरे, मतलब कह सकते हैं कि डेविस का सिद्धांत पहले आता है, फिर पिंक महोदय उसके विरोध में अपना सिद्धांत देते हैं। लेकिन वाल्टर पिंक और डेविस में बहुत घनिष्ठ मित्रता भी थी। डेविस जब अपने जीवन काल में 2 वर्ष के लिए जर्मनी गए थे तो वाल्टर पिंक के सानिध्य में रहे और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने मिलकर काम किया। तो ऐसा नहीं है कि दोनों लोगों में दुश्मनी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों लोग बहुत अच्छे मित्र भी थे। और नहीं, जनरली इस चीज़ को मैंने इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि इसको मैंने कुछ जगहों पे पढ़ा तो मुझे लगा कि जनरली हम ये सोचेंगे कि उन्होंने इनके विरोध में अपना सिद्धांत दिया तो हो सकता है कभी मिले न रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों लोग एक बहुत ही बड़े जियोग्राफर थे और आपस में मिलते भी रहते थे, विलियम मॉरिस डेविस एंड वाल्टर पिंक। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और हम यहाँ ऐड करेंगे कि 1882 में मोंटाना एक स्टेट है यूएसए का, वहाँ पर इनको कोल के सर्वे के लिए भेजा गया, कोल एरियाज़ के सर्वे के लिए भेजा गया। और वहीं पर इन्होंने जब स्टडी की तो इनके जो भी साइकिल का इन्होंने प्रतिपादन किया, अपवर्तन के चक्र का प्रतिपादन किया, वो बेसिकली बेस्ड है उसी पर। हो सकता है ये चीज़ बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते होंगे, छोटी सी चीज़ है कि अपवर्तन चक्र की जो संकल्पना है डेविस की, इसका प्रतिपादन इन्होंने किया कब, जब ये मोंटाना राज्य में कोयला की खदानों के सर्वे के लिए गए थे तो वहाँ पर इन्होंने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया। मतलब खदान में सर्वे किए, कुछ चीज़ें इन्होंने महसूस की होंगी, कुछ ऑब्जर्वेशन किया होगा, तो इनके अंदर से आया होगा कि हाँ कुछ हो सकता है, चक्र की अवधारणा इनके दिमाग में आई हो, फिर वहाँ से इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। तो ये हो गई डेविस महोदय के बारे में महत्वपूर्ण बातें। इनके बारे में आपको इतना ही लिखना है, इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। आपको इनके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा कि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट अमेरिकन जियोग्राफर हैं और ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं अपने इस सिद्धांत को लेकर के, जो इनका अपवर्तन चक्र का सिद्धांत है, अपवर्तन चक्र की संकल्पना है। और फिज़िकल जियोग्राफी में मुझे उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे, तो जो भी आप फिज़िकल जियोग्राफी में इनके अपवर्तन चक्र के बारे में पढ़े हैं थोड़ा सा उसको यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा। जैसे कि जितना मैंने आपको बताया है कि जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें कोई उत्थित भूखंड अपवर्तन के प्रक्रमों द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। ये डेफिनेशन आपको यहाँ ऐड करनी पड़ेगी। और दूसरा कि इन्होंने 3 अवस्थाओं का जिक्र किया है। ये कुछ बातें, मतलब आपको यहाँ से मैं हिंट दे रहा हूँ कि जो भी आप अपवर्तन चक्र पढ़ेंगे डेविस का, उसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिएगा और थोड़ा सा उसका मैटर यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा अगर आप विलियम मॉरिस डेविस के बारे में लिख रहे हैं तो। ठीक है, तो आपका सफिशिएंट मैटर यहाँ से तैयार हो जाएगा। और एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स का आपने निश्चित ही नाम सुना होगा, AAG, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और ये जो है डेविस महोदय इसके संस्थापक सदस्य थे और बाद में ये इसके अध्यक्ष भी रहे। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर हो जाए आपकी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर या एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स और अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी, इन दोनों में डिफरेंस है। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर, इसकी स्थापना 1904 में हुई, मतलब कि अमेरिकन जियोग्राफर्स का एक एसोसिएशन, एक संगठन कह सकते हैं। और अमेरिकी भूगोलवेत्ता, जो अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं की समिति है, सोसाइटी जो है, उसकी स्थापना 1850 में हुई थी। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये इनके बारे में मुझे उम्मीद है कि अब आप पर्याप्त मैटर आपको मिल चुका है। अब आप विलियम मॉरिस डेविस के बारे में सफिशिएंट लिख सकते हैं। अब हमारे जो अगले जियोग्राफर हैं वो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, और आप इनके बारे में निश्चित जानते होंगे, मार्क जेफरसन। ठीक है, जो हमारे मार्क जेफरसन महोदय हैं, ये स्पेशली अगर हम इनका फील्ड देखें, तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये डेविस के शिष्य थे और डेविस महोदय के ये शिष्य थे और इनका जो मेन फील्ड है वो है
सेटलमेंट जियोग्राफी। ठीक है, मेन ये सेटलमेंट जियोग्राफी से रिलेटेड है और इनके बारे में हमें सिर्फ एक चीज़ जाननी है, वो है इनका लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी, प्रधान नगर का नियम। 1939 में इन्होंने अपने प्रधान नगर के नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, और अक्सर पूछा जाता है कि जेफरसन नियतिवादी थे कि संभववादी थे, ये प्रश्न आ चुका है। तो जेफरसन महोदय एक संभववादी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं और इनका सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो है इनका लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी। मतलब जेफरसन महोदय के बारे में अगर आपको लिखना है तो आपको थोड़ा सा बताते हुए कि ये शिष्य थे डेविस के और इनका जो मुख्य क्षेत्र रहा वो था सेटलमेंट जियोग्राफी, और बेसिकली वहाँ पर इनका जो प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट है 1939 का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग प्राइमेट सिटी के बारे में बस थोड़ा सा चीज़ें कुछ जान लेते हैं। प्राइमेट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, प्रधान नगर का नियम। प्रधान नगर क्या होता है? प्रधान नगर कहें या प्रमुख नगर कहें, प्रधान नगर आपको नाम से ही लग रहा है कि हम किसी भी देश के उस नगर को प्रधान नगर कहेंगे जो वो वहाँ का सबसे मेन नगर होगा। तो जेफरसन महोदय का ये कहना था कि किसी भी देश में, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधान नगर वह नगर होगा, प्राइमेट सिटी वह सिटी होगा जिसकी जनसंख्या उस देश के अन्य सर्वाधिक नगर वाले जनसंख्या से कम 2 गुना या उससे अधिक हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई देश है, उस देश में बहुत सारे शहर होंगे लेकिन कोई ना कोई एक प्राइमेट सिटी होगा। मतलब प्राइमेट सिटी वह सिटी है जिसकी जनसंख्या उस देश के अन्य जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर हैं उनसे कम डबल हो या उससे भी अधिक हो। अगर यूपी का एग्जांपल मैं आपको लेके बताऊं, यूपी में हालांकि ऐसी कोई स्थिति है नहीं, मैं बस आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए यूपी में लखनऊ हाईली पॉपुलेटेड, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम सिर्फ, तो लखनऊ नंबर 1 पे हो पॉपुलेशन में और इसके बाद वाले जो हों, जो सेकंड नंबर पे हों या थर्ड नंबर पे हों जनसंख्या में, वो लखनऊ इनसे डबल या उससे ज़्यादा पॉपुलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए लखनऊ की 1 लाख है तो इनकी सेकंड वाले की 90,000 हो, तो नहीं माना जाएगा। लखनऊ को तभी प्राइमेट सिटी माना जाएगा जब लखनऊ की 4 लाख है और जो इससे नीचे वाले हैं उनकी मान लीजिए 90,000 है या 1 लाख के आसपास है, तभी ये प्राइमेट सिटी वाला कॉन्सेप्ट लागू हो पाएगा। तो मतलब अब आप समझ गए होंगे कि प्राइमेट सिटी वह सिटी होगा इसकी जनसंख्या वहाँ के, अगर देश की बात हो रही है या प्रदेश की बात हो रही है, वहाँ के अन्य जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर हैं उनसे कम डबल हो या उससे भी अधिक हो, 2 गुनी या उससे ज़्यादा हो, तो वह जो है प्राइमेट सिटी वाली स्थिति होगी। तो ये प्राइमेट सिटी की संकल्पना थी और यहाँ पर इनके बारे में इतनी चीज़ें सफिशिएंट हैं। मुझे उम्मीद है कि आप प्राइमेट सिटी को कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे और इनके बारे में बताने के दौरान आपको ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले जो विद्वान नहीं है, एक विदुषी हैं, एक लेडी हैं, एलेन चर्चिल सेम्पुल। जब मैं आपको नियतिवाद बता रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको सेम्पुल के बारे में बताया था। सेम्पुल फ्रेडरिक रेडजल की शिष्या थी और फ्रेडरिक रेडजल को तो आप जानते ही हैं। फ्रेडरिक रेडजल एक बहुत ही महान, जब भी जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं की बात होती है तो रेडजल महोदय का नाम ज़रूर आता है। ठीक, और उन्हीं की एक बहुत ही महान शिष्या हुई एलेन चर्चिल सेम्पुल। इनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी संभवतः मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब सेम्पुल एक अमेरिकन थी और रेडजल एक जर्मन थे। अब आप सोचिए कि सेम्पुल आ गई जर्मनी जब उनसे शिक्षा लेने के लिए, तो पहले तो इनको एडमिशन ही नहीं मिला। ये मतलब अब जो भी बात रही हो, ये डायरेक्टली शायद इन्हें मना कर दिया गया वहाँ अध्ययन करने से। बाद में काफ़ी रिक्वेस्ट करके ये सिर्फ उनके लेक्चर्स सुनती थी रेडजल के, और बाद में
इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, रेड्जल आपको पता है कि एक जर्मनी के विद्वान है, जर्मन विद्वान है, तो उनकी लैंग्वेज तो जर्मन ही होगी। उनके विचारों को, क्योंकि रेड्जल के जो विचार हैं, नियतिवाद का विचार, चाहे वो उनका लेबेंसराम का विचार हो, राज्य का जैविक सिद्धांत हो, ये सारी पॉलिटिकल जियोग्राफी की चीज़ें हैं। उनके जर्मन विचारों को जो अंग्रेजी बोलने वाले देश हैं उनमें फेमस करने का काम अगर किसी विद्वान ने किया, विदुषी हैं, ये विद्वान नहीं, लेडी हैं, एलन चर्चिल सैम्पुल। इसीलिए एलन चर्चिल सैम्पुल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो जर्मन कॉन्सेप्ट्स थे उनको जो अंग्रेजी बोलने वाले देश थे, जहाँ के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वो समझ ही नहीं पाते थे, तो उन विचारों को इन्होंने फेमस करने का काम किया है। तो इनके बारे में आपको इतना ही जानना है। अब इनके बारे में और जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो इनकी महत्वपूर्ण बुक्स में अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जियोग्राफिकल कंडीशंस, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, ये पुस्तक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें इन्होंने रेड्जल की एक बुक आपको याद होगी, मैंने बताया है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी का ही जो मैटर है उसके बारे में इन्होंने जिक्र इसमें किया हुआ है। और इसके पश्चात इनकी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, जियोग्राफी ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन्स, इट्स रिलेशन टू एंशियंट हिस्ट्री। तो ये इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और नियतिवाद के कॉन्सेप्ट की ये बहुत ही ज़्यादा समर्थक थी। और इसके बारे में तो मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, नियतिवाद का एक चैप्टर ऑलरेडी हमारी चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना हिंट दे दे रहा हूँ कि जो नियतिवाद का कॉन्सेप्ट है वो ऐसा मानता है कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य प्रकृति की बराबरी नहीं कर सकता, मनुष्य सिर्फ एक सेवक है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। ये कॉन्सेप्ट है नियतिवाद का। इसे हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या पर्यावरण नियतिवाद भी कहते हैं। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सैम्पुल महोदय ने इसका जोरदार समर्थन किया। और इनका एक कथन आपको याद होगा, मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ, आप जाके बुक्स में देख लीजिएगा, क्योंकि ये कथन कई बार पूछा जा चुका है कि ये कथन किसका है। मनुष्य भूमि की उपज है। मैंने बस आपको इतना हिंट दे दिया, अब आप इसको जाके देख लीजिएगा, मैंने उस वाले चैप्टर में भी आपको बताया है कि उन्होंने कहा कि मनुष्य भूमि की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं कि वो पृथ्वी का बच्चा है, उसकी मिट्टी की धूल है, बल्कि यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसे जन्म दिया है। ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं। तो कुल मिला के इससे कि आपको हिंट मिल रहा है कि नियतिवाद का कि ये बहुत मतलब उसके समर्थन में थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने समर्थन दिया नियतिवाद को, डिटर्मिनिज्म को। अब हमारे जो अगले विद्वान हैं, एल्सवर्थ हंटिंगटन, निश्चित ही आप इनके बारे में जानते होंगे। हंटिंगटन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अमेरिकन जियोग्राफर हैं और बेसिकली ये जाने किस लिए जाते हैं, इन्होंने सबसे नियतिवाद में, ये भी नियतिवाद के समर्थक बहुत बड़े माने जाते हैं। और नियतिवाद वाले चैप्टर में मैंने ये चीज़ बताई है, क्लाइमेट, जलवायु का मनुष्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सही बात है। हर जैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग तरीके के लोग मिलेंगे। कभी आप घूमने जाएं तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपको अलग तरह के लोग मिलेंगे, मैदानी में, डिज़र्ट एरियाज़ में आप जाएंगे तो वहाँ अलग आपको लोग मिलेंगे। तो ध्यान से जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे इन चीज़ों को, ऐसे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसे तो आपको नॉर्मली लोग लगेंगे, जैसे अपने जैसे लोग लगेंगे, लेकिन आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको अंतर ज़रूर स्पष्ट होगा। तो इससे ये इन्होंने क्लियर किया कि जलवायु का मनुष्य पर बहुत ही ज़्यादा एक प्रभाव हमें देखने को मिलता है, क्लाइमेट का। और ये इसीलिए जाने जाते हैं, जलवायु को इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने जलवायु को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना, फैक्टर माना। तो ये हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। इनके बारे में ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं जो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये चीज़ इनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर इनकी हम रचनाओं को देखें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो अक्सर पूछी जाती हैं, जिनमें द पल्स ऑफ एशिया, ये रचना कई बार पूछी जा चुकी है।
इसके पश्चात फ्रेंड्स मैं कि यहाँ पे आपको बता दूं कि बुक्स का मैं एक अलग चैप्टर बनाऊंगा जिसमें मैं जो भी बुक्स हैं थॉट की महत्वपूर्ण उन सब की लिस्टिंग करूंगा और उन सभी बुक्स को आपको एक जगह बताऊंगा। तो बुक्स को आप लेके परेशान ना होइए, ये बुक का भी एक अलग अध्याय होगा, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ किताबों पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी देखते रहिए। सेकंड जो इनकी बुक है वो है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्लाइमेट को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर माना है। इसके पश्चात पैलेस्टाइन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, फ़िलिस्तीन के बारे में इन्होंने एक बुक लिखी हुई है। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, और भी कुछ हमको इनके बारे में बुक्स मिलेंगी, लेकिन इतनी बुक्स को पढ़ना सफिशिएंट है। और जो मैंने आपको बताया था वो इनका एक बहुत ही फेमस कथन भी है कि मानव का भौगोलिक वितरण किसी अन्य तत्व की तुलना में जलवायु और मौसम पर अधिक निर्भर होता है। जो इनकी बुक है मानव भूगोल के सिद्धांत वाली, जो भी मैंने आपको बताई, इस बुक में इन्होंने अपने इन बातों को रखा है, जिससे ये क्लियर पता चलता है कि ये नियतिवाद के प्रबल समर्थक थे। और दूसरी बात ये कि ये जलवायु को एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक मानते थे। तो इनके बारे में इतनी चीज़ें सफिशिएंट हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले जो जियोग्राफर हैं वो हैं ईसा बोमैन। ईसा बोमैन ये संभववाद के समर्थक थे, और ये चीज़ पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान संभववाद का समर्थक है। जैसे जर्मनी में तो आप इजीली बता देते हैं कि जर्मन में मैक्सिमम जितने भी हैं वो नियतिवाद के समर्थक हैं, जितने भी फ्रेंच हैं वो संभववाद के समर्थक हैं। लेकिन अमेरिकन जियोग्राफर वाले में ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अमेरिकन जियोग्राफर्स में सबकी अपनी अपनी सोच है। जैसे अभी आप देख रहे हैं सैंपल नियतिवाद को मानती हैं, और सैंपल के बाद हंटिंगटन नियतिवाद को मानते हैं। लेकिन उनके पहले जेफरसन संभववाद को मानते हैं। जेफरसन के ही गुरु डेविस नियतिवाद को मानते हैं। फिर अब ईसा बोमैन संभववाद को मानते हैं। तो इसमें बहुत हमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हम ये क्लियर बिल्कुल नहीं कह सकते कि सभी के सभी अमेरिकन जियोग्राफर्स संभववादी हैं या सभी के सभी अमेरिकन जियोग्राफर्स नियतिवादी हैं, ये चीज़ हम नहीं कह सकते। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। और ईसा बोमैन के बारे में अगर इम्पोर्टेंट जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इन्होंने राजनीतिक भूगोल में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया हुआ है। जो भी जियोग्राफर है उसके बारे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसका फील्ड क्या है, वो ह्यूमन जियोग्राफी का है कि पॉपुलेशन जियोग्राफी का है कि किस फील्ड से रिलेटेड है। जैसे अब सैंपल का है तो सैंपल बेसिकली ह्यूमन जियोग्राफी से रिलेटेड है, उन्होंने बेसिकली नियतिवाद को मानती हैं वो। इसके बाद जेफरसन को भी हमने देखा था, वो बेसिकली सेटलमेंट जियोग्राफी में ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है। उसी तरीके से जो ईसा बोमैन है इनका पॉलिटिकल जियोग्राफी में बहुत कंट्रीब्यूशन है, और इनकी कुछ रचनाएं जो बेसिकली पॉलिटिकल जियोग्राफी की इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। इनकी एक रचना है न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और द पायोनियर फ्रिंज, तो द पायोनियर फ्रिंज और न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी, ये दो रचनाएं इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पॉलिटिकल जियोग्राफी के संदर्भ में। इसके बाद इनकी एक रचना है इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी नाम से ही लग रहा है कि राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। अन्य बुक्स में जो पॉलिटिकल जियोग्राफी से रिलेटेड नहीं है, डिजर्ट ट्रेल्स ऑफ अटाकामा, द एंडीज ऑफ सदर्न पेरू। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, और इनका जो मेनली फील्ड है वो माना जाता है पॉलिटिकल जियोग्राफी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इनके बारे में इतनी चीज़ें सफिशिएंट हैं क्योंकि आगे आने वाले जो जियोग्राफर हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और ये हैं ग्रिफिथ टेलर महोदय के बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है, रोचक भी है और महत्वपूर्ण भी है, कि इनका जन्म जो हुआ वो लंदन में हुआ। इनकी पढ़ाई लिखाई जो हुई वो ऑस्ट्रेलिया में हुई,
और स्टार्टिंग में ये वहाँ पर मेनली जो भी स्टडी है वो इन्होंने की। प्रोफेसर ये बने अमेरिका में, कनाडा में भी प्रोफेसर रहे, फिर ये अपने जीवन के अंतिम समय में चले आए ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही रोचक चीज़ है इनके बारे में, और ऐसे आपको बहुत ही कम जियोग्राफर्स मिलेंगे। तो ये एक ऐसे जियोग्राफर हैं जो 3 देशों में प्रोफेसर रहे। ये सिडनी विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर रहे ऑस्ट्रेलिया में, ये यूएसए में भी प्रोफेसर रहे, ये कनाडा में भी प्रोफेसर रहे, और बाद में चले आए ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पर इन्हें नेशनल प्रोफेसर बना दिया गया। मतलब बहुत बड़ा सम्मान होता है नेशनल प्रोफेसर, राष्ट्रीय प्रोफेसर का सम्मान दिया गया ऑस्ट्रेलिया में। और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हम उनको देखते हैं। इन्होंने एक अपना प्रवास कटिबंध का सिद्धांत दिया 1919 में। जो भी ह्यूमन रेसेस हैं, मानव प्रजातियां हैं, उनका उद्भव कैसे हुआ है, कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ है, इसी चीज़ से रिलेटेड इनकी ये थ्योरी है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी, कभी कभी तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि किस विद्वान ने प्रवास कटिबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसमें इन्होंने सीधे सीधे आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इन्होंने प्रवास कटिबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ जो इनकी इम्पॉर्टेंट है वो इनका न्यू डिटर्मिनिज्म, नवनियतिवाद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन जियोग्राफी। अगर आप पूरे भूगोल के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को निकालेंगे, पूरे जियोग्राफी जब से भूगोल शुरू हुआ है, तो उसमें निश्चित इस कॉन्सेप्ट का नाम आएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। जब नियतिवाद और संभववाद में लड़ाई चल रही थी, कह सकते हैं कुछ नियतिवाद के समर्थक थे, कुछ संभववाद के समर्थक थे, कुछ प्रकृति को इम्पोर्टेंस देते थे, कुछ मनुष्य को। तो ऐसे में आवश्यकता थी एक ऐसे सिद्धांत की जो दोनों को लेके चले, क्योंकि वास्तविकता यही है कि हम जब तक दोनों को लेके नहीं चलेंगे तब तक सही से डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ग्रिफिथ टेलर ने एक ऐसा सिद्धांत लाया, एक ऐसा विचार ये लेके आए जिससे हम लोगों ने कहा नवनियतिवाद। और इस विचारधारा के अनुसार दोनों का इम्पोर्टेंस है, ह्यूमन का अपना अलग इम्पोर्टेंस है, नेचर का अपना अलग इम्पोर्टेंस है। और अगर मनुष्य को अपना ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है तो दोनों को आप एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। मनुष्य को भी प्रकृति को ध्यान में रख कर अपने कार्यों को करना पड़ेगा। किसी के महत्व को हम अस्वीकार नहीं कर सकते, ना ही प्रकृति के इम्पोर्टेंस को हम अस्वीकार कर सकते हैं, ना ही ह्यूमन के। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साबित हुआ जियोग्राफी में। तो ये चीज़ इनके बारे में इम्पॉर्टेंट है। इनका एक लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है नवनियतिवाद का, वहाँ हम लोगों ने बहुत डिटेल में इस पर बात की है, और यहाँ पर मैंने आपको बस उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया। इसके बाद अगला जो इनका इम्पोर्टेंट काम है, इन्होंने 1953 में नगर का किस प्रकार से विकास होता है इसकी 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने सब इन्फेंटाइल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज, एडोलसेंट स्टेज, मैच्योर स्टेज, लेट मैच्योर स्टेज, सेनाइल स्टेज। हिंदी में कहें तो पूर्व शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। मतलब एक नगर का कैसे डेवलपमेंट होता है इसके बारे में इन्होंने बताया है। इसके पश्चात नंबर 4, इन्होंने मानव की जो प्रजाति होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि इनका एक सिद्धांत था प्रवास कटिबंध सिद्धांत, जिसमें इन्होंने मनुष्य की प्रजाति का जो देश है उसके उद्भव और विकास के बारे में बताया, और ये सिद्धांत 1919 में आया था। ग्रिफिथ टेलर ने सेफेलिक इंडेक्स और हेयर टेक्सचर, सेफेलिक इंडेक्स का मतलब होता है कपाल सूचकांक, और बालों की बनावट, इन दो के बेस पे जो अपना क्लासिफिकेशन दिया है उसमें इन्होंने अलग अलग कुछ रेसेस को माना है। जैसे रेस तो भाई अलग अलग सभी विद्वान मानते हैं, जैसे जब आप BS गुहा को पढ़ेंगे तो BS गुहा अलग मानते हैं, हार्बर्ट रिजले का अपना अलग क्लासिफिकेशन है। उसी तरीके से टेलर महोदय ने निग्रिटो, नीग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, मेडिटेरेनियन, नार्डिक, अल्पाइन और मंगोलिक, ये 7 तरह के इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन बताए हैं।
और इसके पश्चात मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पाँचवीं, इन्होंने क्लाइमोग्राफ और हीदरग्राफ का निर्माण किया। आप निश्चित ही कभी न कभी प्रैक्टिकल में पढ़े होंगे कि क्लाइमोग्राफ क्या होता है और हाइदरग्राफ क्या होता है। तो हाइदरग्राफ और क्लाइमोग्राफ, इन दो ग्राफ्स का फॉर्मेशन अगर किसी विद्वान ने किया, ये बहुत ही फेमस हैं, तो ये किया टेलर महोदय ने। बेसिकली क्लाइमोग्राफ में क्या होता है कि हम क्लाइमेट, तापमान और आर्द्रता, और जो हम लोग का हाइदरग्राफ है इसमें तापमान और वर्षा, इसी से बेसिकली रिलेटेड है। जब कभी हम प्रैक्टिकल में बात करेंगे तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो क्लाइमोग्राफ और जो हीदरग्राफ है इसका फॉर्मेशन इन्होंने किया। इन फैक्ट्स को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्ट्स पूछे जा चुके हैं कई बार कि जो क्लाइमोग्राफ का विचार है या क्लाइमोग्राफ जो है इसको किसने बनाया है, हीदरग्राफ को किसने बनाया। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक हम लोगों ने अमेरिकन जियोग्राफर्स में जितने भी जियोग्राफर्स की स्टडी की है, इसमें सबसे ज़्यादा मैटर अगर किसी का है तो वो हैं ग्रिफिथ टेलर। निश्चित ही सही बात है ये, क्योंकि इन्होंने नवनियतिवाद दिया, प्रवास कटिबंध का सिद्धांत दिया, नगर के विकास की अवस्थाएं बताई, ह्यूमन रेसेस का क्लासिफिकेशन किया और क्लाइमोग्राफ और हीदरग्राफ के बारे में बताया। और इसमें सारे के सारे इनके जो विचार हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, किसी को भी हम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। अब आइए हम लोग इनकी जो कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको देख लेते हैं। बुक्स तो इनकी बची ही रह गई थी, इनकी बुक्स हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जैसे रेशियल जियोग्राफी, इनकी बहुत महत्वपूर्ण बुक है। अर्बन जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी, ये मोस्ट फेमस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछी जा चुकी है ये बुक। जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी मतलब जो 20th सेंचुरी है उसके जियोग्राफी के बारे में इन्होंने बताया है। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अगले हमारे जियोग्राफर हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं, कार्ल सावर। और अगर आपने लैंडस्केप के बारे में पढ़ा होगा तो निश्चित ही आप इनके बारे में जानते होंगे। बेसिकली कार्ल सावर महोदय जाने जाते हैं अपने लैंडस्केप के कॉन्सेप्ट के लिए। एरियल डिफरेंशिएशन टर्म का सबसे पहले यूज़ सावर महोदय ने किया, और बाद में चल के फिर हार्टशॉन आते हैं। ये लोग आगे चल के इसके बारे में और व्याख्या करते हैं। और इन्होंने कह सकते हैं कि जो कार्ल सावर को अगर आपको समझना है तो मेरा एक बार एरियल डिफरेंशिएशन वाला आप चैप्टर जाके देख लीजिए। एरियल डिफरेंशिएशन वाला जो अध्याय है, एरियल डिफरेंशिएशन वाले अध्याय में भी मैंने इसके बारे में बताया है। और जो पैराडाइम में आखिरी पैराडाइम है हम लोगों का कोरोलॉजिकल वाला, उसमें ट्रेडिशनल पैराडाइम में लास्ट वाला, कंटेम्प्रेरी में नहीं, ट्रेडिशनल में जो आखिरी है कोरोलॉजिकल पैराडाइम, उसमें भी मैंने इनका जिक्र किया है। मतलब भूगोल में हम एक निश्चित पर्टिकुलर एरिया की स्टडी करें, यही चीज़ होती है एरियल डिफरेंशिएशन। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर एरिया की अपनी विशेषता होती है, तो हम एक ही नियम तो हर जगह लगा नहीं सकते, हर एरिया का अपना अलग विशेषता है। यहीं से जन्म होता है एरियल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट का। और बेसिकली एरियल डिफरेंशिएशन के क्षेत्र में इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कार्ल सावर का। इन्होंने लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट दिया। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जो कई बार पूछी भी जा चुकी है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। और बेसिकली लैंडस्केप होता क्या है, इन्होंने बेसिकली दो भागों में बांटा, एक नेचुरल लैंडस्केप और एक इन्होंने बताया कल्चरल लैंडस्केप। तो बेसिकली लैंडस्केप ये होता है भूदृश्य, हिंदी में कहें, आप कहीं जा रहे हैं तो आपको भू मतलब भूमि और दृश्य मतलब जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आपको एक दृश्य देखने को मिल रहा है वही भूदृश्य है। जैसे आप जा रहे हैं, आपको बढ़िया फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, जंगल देखने को मिल रहा है, या आपको बहुत सुंदर घाटियाँ देखने को मिल रही हैं नदी की, बहुत अच्छे अच्छे माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी दृश्य हैं, भूमि पर हैं। तो ये हो जाएगा आपका लैंडस्केप, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक वाला है।
ठीक है, मानव निर्मित तो है नहीं, लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जिसमें ह्यूमन का जो है योगदान है उसके फॉर्मेशन में, वो चीज़ जो भी मनुष्य से रिलेटेड है, जो नेचुरल नहीं है, वो सभी की सभी हो जाती हैं हमारी कल्चरल लैंडस्केप में। और जो नॉर्मल मैंने अभी आपको बताया नेचुरली जो भी चीज़ें हैं वो सभी की सभी रहेंगी आपकी नेचुरल लैंडस्केप में, प्राकृतिक भूदृश्य में। तो बेसिकली ये लैंडस्केप का जो इनका कॉन्सेप्ट है ये कई बार पूछा भी जाता है कि किस विद्वान ने इसके बारे में बताया। और इनकी जो बुक अभी मैंने बताई, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप 1925, ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। और जो भी इन्होंने काम किया वो बेसिकली किस क्षेत्र में किया, ये एरियल डिफ्रेंसिएशन के बहुत ही बड़े समर्थक थे और इसी चीज़ को इन्होंने प्रमोट करने का काम किया। मतलब भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन, भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता, इन सभी विचारों को इन्होंने फेमस करने का काम किया। ये बेसिकली नवनियतिवाद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। और एक चीज़ और इनके बारे में इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने सबसे पहले कल्चरल हर्थ, सांस्कृतिक उद्गम स्थल टर्म का यूज़ किया था। बेसिकली जहाँ से किसी पर्टिकुलर कल्चर का कह सकते हैं डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है, वो कल्चर वहाँ से जन्म लेता है, उसी को हम बोलते हैं सांस्कृतिक उद्गम स्थल। किसी संस्कृति का ऐसा स्थान जहाँ से उस संस्कृति का उद्गम हुआ हो। तो यद्यपि इन्होंने संस्कृति के संदर्भ में इसका यूज़ नहीं किया था, इन्होंने एग्रीकल्चर की जो भी मेथड्स होती हैं इसके संदर्भ में इसका यूज़ किया था। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है ये चीज़ कि किस विद्वान ने सबसे पहले कल्चरल हर्थ टर्म का यूज़ किया, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि कार्ल सावर ने सबसे पहले इसका काम किया था। और इनकी अगर हम इम्पोर्टेंट बुक्स को देखें तो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप 1925। ये कई बार पूछी गई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके पश्चात अगर और कुछ हम इनकी महत्वपूर्ण बुक्स को देखें तो इनकी एक कल्चरल जियोग्राफी, इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफी, टीचिंग ऑफ अ जियोग्राफर, ये कुछ इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। फ्रेंड्स, इसके बाद एक और हमारे विद्वान हैं, इम्पॉर्टेंट विद्वानों में अंतिम विद्वान रिचर्ड हार्टशून। इन पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि रिचर्ड हार्टशून पे ऑलरेडी एक हमारा बहुत अच्छा लेक्चर उपलब्ध है चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिचर्ड हार्टशून महोदय के बारे में अध्ययन किया है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि यूजीसी में जो सिलेबस है थॉट का, रिचर्ड हार्टशून को अलग से रखा गया है वहाँ पे। तो इसीलिए मुझे वहाँ पर जब मैं इसको बता रहा था तो वहाँ पर हार्टशून महोदय के बारे में अलग से हम लोगों ने एक पर्टिकुलर चैप्टर में बात कर रखी है। तो हार्टशून को जाके आप वहाँ से पढ़ लीजिए। छोटी सी कुछ चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि एरियल डिफ्रेंसिएशन की ये भी समर्थक थे। और इनकी दो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, एक तो है इनकी नेचर ऑफ जियोग्राफी और दूसरी इनकी जो बुक है वो है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी। ये दो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। और अगर हम यहाँ पर अब हम लोग के जो मेन जियोग्राफर्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं, जितने की अभी तक हम लोगों ने स्टडी कर रखी है। अब अगले जो हम कुछ जियोग्राफर्स को देखते हैं, ये जैसे मैं सभी चैप्टर्स में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो मेन जियोग्राफर्स हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ, फिर जो कुछ ऐसे जियोग्राफर हैं जो जिन्होंने काम किया है, जिनके बारे में बस आपको नाम उनका याद रखना है। उनमें सेटलमेंट जियोग्राफी में एक नाम आपने सुना होगा मर्फी का, मर्फी को आपको दिमाग में रखना होगा। एक और नाम आपने सुना होगा C.D. हैरिस का, हॉवर्ड जे नेल्सन का, E.W. बर्गेस, होमर होयट और हैरिस और उलमैन, आरुसो। ये कुछ नाम मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो विद्वान हैं ये अमेरिकन हैं और इन लोगों ने सेटलमेंट जियोग्राफी में काफ़ी काम किया हुआ। जैसे जानते ही हैं आपकी हैरिस उलमैन ने मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी दी, होमर होयट ने सेक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किया, बर्गेस ने कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी का प्रतिपादन किया। कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी पे हमारा वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे।
तो ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लंबा आपको नहीं लिखना है, बस आपको कम से कम इतना पता रहे कि ये लोग वहाँ से रिलेटेड हैं। आरुसो ने फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया था वहाँ का, इसी तरह हैरिस ने और नेल्सन ने भी कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, और कार्यात्मक वर्गीकरण वाला चैप्टर आप जाके देख सकते हैं। इसी के साथ डी विटलसी का नाम आता है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्वान है। विटलसी बेसिकली पॉलिटिकल जियोग्राफी से रिलेटेड है, तथा जनसंख्या भूगोल में जीटी टिवार्था, जिन्हें फादर ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी माना जाता है, इस फैक्ट को दिमाग में रखिएगा। जनसंख्या भूगोल का पिता माना जाता है जीटी टिवार्था को, और ये भी एक अमेरिकन जियोग्राफर है। साथ ही साथ विल्बर जेलेंस्की भी पॉपुलेशन जियोग्राफी से रिलेटेड है। इन्होंने माइग्रेशन में काफ़ी काम किया है। माइग्रेशन का इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी या मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। तो ये कुछ उन विद्वानों के नाम हैं जिनको मैंने अभी आपको बाद में बताया है। रिचर्ड हार्टशॉन को बताने के बाद मैंने आपको मर्फी, होमर होयट, बर्गेस, आरुसो, हैरिस उलमैन, जीटी टिवार्था, डी विटलसी, ये जो विद्वानों के बारे में मैंने आपको बताया है, इनके बारे में सिर्फ आपको इनके नामों को याद रखना है बस। और अगर इनका कोई इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, जैसे बर्गेस का कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी है, होमर होयट की सेक्टर थ्योरी है, तो उस थ्योरी को भी आप याद रखिएगा कि इन्होंने ये वाली थ्योरी दी थी। तो इतनी चीज़ें इसमें सफिशिएंट होंगी। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट का ये अध्याय हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने काफ़ी सही तरीके से अमेरिकन जो हमारे जियोग्राफर्स हैं उनका अध्ययन किया, और लास्ट में मैं आपको हमेशा की तरह फिर से बता रहा हूँ कि इसमें आपको मेन जो जिन पर फोकस करना है उनमें आप डेविस, मार्क जेफरसन, सैम्पल, हंटिंगटन और टेलर, रिचर्ड हार्टशॉन, कार्ल सावर, ये जो हमारे विद्वान हैं इन पर आपको मेन फोकस करना है। इसके अलावा जैसे चाहे अर्नोल्ड गुयोट हो, रोलैंड डी सैलिसबरी हो, और लास्ट में जो भी मैंने आपको बताया सी.डी. हैरिस, नेल्सन, आरुसो, और जो भी विद्वानों के बारे में भी मैंने आपको बताया लास्ट में, इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। इनमें सिर्फ आपको क्या करना है, जो इन्होंने मेन काम किया उसको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि कभी मान लीजिए पूछा जा सकता है कि किसने सेक्टर थ्योरी दी थी, किसने मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी दी थी, तो आप उसको बता सकें, आपका गलत ना हो। लेकिन लॉन्ग आंसर लिखने के लिए मेन फोकस आपका होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको डेविस से लेके रिचर्ड हार्टशॉन तक बताया है। ये मेन हमारे मेन फोकस वाले जियोग्राफर्स हैं। क्योंकि अगर आप सैलिसबरी को बताएंगे, आप होमर होयट को बताएंगे, लेकिन आप हार्टशॉन और टेलर को नहीं बताएंगे तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी काम किया हुआ है। टेलर ने, चाहे हार्टशॉन हो, चाहे सैम्पल हो, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किन जियोग्राफर्स को हमको साइड में लेके चलना है, किन पे कम डिटेलिंग करनी है, क्या उनके बारे में बात ही नहीं करनी है। मेन सबसे पहले अगर आप इस पे लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपको करनी है डेविस से आप कर सकते हैं, या चाहें तो सैलिसबरी को भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन फोकस आपका डेविस पे होगा। इसके बाद जो भी मेन जियोग्राफर्स हैं आप उनके बारे में बताएंगे। अगर समय बचता है तो जो अदर हमारे जियोग्राफर्स हैं जो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उनको आप बताएंगे, नहीं तो आपका आंसर सफिशिएंट उतना पर्याप्त है। डेविस, सैम्पल, हंटिंगटन, टेलर, सावर, रिचर्ड हार्टशॉन, इतना मैटर आपका सफिशिएंट रहेगा। और फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड लिखने में कहीं प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।